तो कल हम देख चुके थे 14 से 32 तक, है ना। 7 अधिकार देखे थे ना हमने। तो बचे कौन से? 12, 13। इसमें क्या है? मूल अधिकार के जो मूल अधिकार के बारे में बताया गया है इनमें। जो आपने मूल अधिकार है, मूल अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 32 तक दिए गए हैं। तो पहले 2 और बाद के 3, इनके बारे में क्या है? मूल अधिकार से जुड़ी बातें हैं। ठीक है, जुड़ी बातें। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। इसमें बताया गया है राज्य में क्या क्या आएगा, या राज्य के अधीन क्या क्या आएगा। जो हमारा राज्य शब्द है उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो इसमें संसद और सरकार। सरकार कौन सी? केंद्र सरकार। ये राज्य शब्द के अधीन क्या क्या आएगा। इसमें क्या पता है? ये राज्य है ना, राज्य। राज्य के से क्या मतलब है? राज्य हमने उसमें पढ़ा था, यानी इंडिया, यानी भारत। तो भारत के अधीन क्या क्या आएगा? तो इसमें है राज्य, वो संसद और सरकार। सरकार कौन सी? और क्या होगा इसमें? विधानमंडल और सरकार। ये क्या होगा? कौन सी सरकार होगी? ये किसमें आएंगे? राज्य की परिभाषा में। राज्य की परिभाषा में जो राज्य शब्द है उसके अधीन क्या क्या आएगा ये बताया गया है। और सभी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय से क्या मतलब है? ग्राम पंचायत और ठीक है। तो क्या क्या होगा इसमें? और आ जाएगा ठीक है। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या लिया गया है? एक हमारी संसद, संसद या सरकार। कौन सी? केंद्र सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री बनाती है। वो किस में आएगा? राज्य की परिभाषा में। दूसरा, जैसे जैसे यूपी की सरकार, वो भी इसके अधीन है। फिर ग्राम पंचायत और सभी स्थानीय निकाय, वो भी इसमें है। फिर गैर वैधानिक। गैर वैधानिक कैसे? जो किसी एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा बनाई गई है संस्थाएं, वो या नहीं बनाई गई है वो सब, वो भी सब किसमें आएंगे? प्राधिकरण। जैसे अथॉरिटी होती है ना, जैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो किसमें आएंगे? सब राज्य की परिभाषा में। समझ आ गया? तो अनुच्छेद 12 में क्या है? क्या है? अनुच्छेद 12 में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे?
अनुच्छेद 12 के बाद 13, इसमें मूल अधिकारों में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन क्या है? मूल अधिकार मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मतलब यह आप बोल सकते हो मूल अधिकारों की संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। इसमें कहा गया है जो हमारे मूल अधिकार हैं वो समीक्षा योग्य है। ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार है वो समीक्षा योग्य है। किसमें कहा गया है? इसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। हिंदी में लिखोगे समझ लोगे? इसमें क्या है? ये अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 32 किसको? सुप्रीम कोर्ट के, और आर्टिकल 226 किसको? हाई कोर्ट को। यह अधिकार देता है कि वो जो विधियां संविधान का उल्लंघन करती हूं। क्या? ये दोनों अनुच्छेद इन अदालतों को ये अधिकार देते हैं कि जो भी विधियां संविधान का उल्लंघन करती हो उसके आधार पर इन्हें गैर संवैधानिक या वैध ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों की असंगत विधियां। असंगत विधियां क्या? जो इसमें दो आर्टिकल दिए गए हैं हमारे संविधान में। एक आर्टिकल है 32 जो किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के लिए और उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 यह अधिकार देता है कि जो विधियां हमारे संविधान के उल्लंघन करती हो, कल को सरकार कोई ऐसी विधि बना दे जो हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन करती हो, उनको अवैध घोषित कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट करेगा तो दो अनुच्छेद 226 के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट करेगा तो अनुच्छेद 32 के द्वारा। अब इसमें यह हो गया हमारा संविधान। ठीक है, कब बना? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो एक होगी इसके बाद की और एक होगी इसके पहले की। अब कुछ कुछ कानून ऐसे हैं, जैसे हमारी इंडियन पिनल कोड है जो भारतीय दंड संहिता है, वो 1860 की बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें कुछ कानून ऐसे हैं जो पहले के हैं, हो गए ना उससे पहले से। ये तो 1950 में बना, और दंड संहिता कब की है? 1860 की है। तो वो भी उसके कुछ ऐसे कानून हो जो संविधान का उल्लंघन करते हो उसको रद्द कर देगा। ठीक, और संविधान के बाद
अब जो सरकार है, अगर वो कोई कानून ऐसा बना दे कि जो संविधान का उल्लंघन करती हो, अब जैसे उन्होंने इतना लंबा कानून बनाया, अब उसको ये हिस्सा इतना तो संविधान के अंदर आ रहा है और इतना उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या करेगा या हाई कोर्ट क्या करेगा, इस वाले हिस्से को अवैध घोषित कर देगा जितना उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें एक नियम में 4 लाइनें हैं, ठीक है, कि तुम यहां नहीं जा सकते या इतनी सीमा के अंदर जा सकते हो, लेकिन एक क्या है कि आप इतनी सीमा में सांस नहीं ले सकते, तो उस पॉइंट को वो हटा देगा। समझ आया, जितना भी उल्लंघन कर रहा हो उस हिस्से को वो काट के अलग कर देगा। ठीक, तो ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 समझ आया। ठीक है, इसमें क्या है, मूल अधिकारों में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन। कैसे सुप्रीम कोर्ट उनमें हस्तक्षेप करके या पूर्वावलोकन के द्वारा उसमें संशोधन करा सकती है, जितना हिस्सा उसका खराब है या उल्लंघन कर रहा है उसको हटा देगी, या जो कानून हमारा संविधान लागू होने से पहले बना हुआ है और वो हमारे संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको अवैध घोषित कर देगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे हैं, जैसे अब ये जो अभी 3 तलाक बैन हुआ, ये तो क्या है, आजादी के पहले से चल रहा था। ठीक है, नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ये अभी है तो उन्होंने हटा दिया उसको। ये क्या महिलाओं का अधिकार को हनन कर रहा है तो उसको हटा दिया। बाकी तलाक तो मुसलमानों में 3 प्रकार के हैं, तलाक बिद्दत, तलाक हसन और तलाक एक और है उसमें, लेकिन उन्होंने क्या, तलाक इसको ही हटाया, 3 तलाक को। अब अनुच्छेद 14, एक है समता का अधिकार। समता का, कहां से कहां तक है, 14 से 18 तक है। तो उसमें पहला क्या हो गया, अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, इसमें दिया गया है, इसमें 2 चीज दी गई है। एक चीज है ये जो विधि के समक्ष समानता, और दूसरी है विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में क्या गया है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये हमारे संविधान में ब्रिटेन के लिया गया है, और ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, ये कहता है कि विधियों के समक्ष समानता, यानी हमारे जो कानून है उसके सामने सब लोग बराबर हैं। ठीक है, क्या है कि कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, ये कहता है, इसको लिखने की तो कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही समझिए कि विधियों के समान,
ठीक है, ये क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। ठीक, और ये क्या कहता है कि विधियों का समान संरक्षण। अब एक एक तो है 4 साल का बच्चा है या 14 साल का है, नाबालिग है, और एक बालिग है, मान लो 32 साल का है, और दोनों ने एक ही मर्डर कर दिया है, कोई ऐसा अपराध कर दिया, तो दोनों के लिए समान सजा है? ऐसा तो नहीं है। अगर इसके तो थ्रू जाए तो समान होनी चाहिए। क्या है कि कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। ठीक है, इसके थ्रू जाएंगे तो क्या होगा भाई, जैसी सजा उसको मिल रही है ऐसी नाबालिग को मिलनी चाहिए, ऐसी बालिग को मिलनी चाहिए, नहीं है। अब इसमें क्या है, विधियों के समान संरक्षण, यानी समानता। कानून जो है देख के व्यवहार करेगा किसी के सामने, कौन कैसा है। ठीक, नहीं आया समझ में? अब कोई लड़का, एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक, अब ये दोनों भाग गए, दोनों भाग गए, तो क्या होगा, लड़की लड़की आके क्या बोलेगी, मुझे तो बहला फुसला के ले गया था। अब ऐसा कोई हो सकता है किसी को बहला फुसला के ले जाए? कोई बच्चा है कि बहलाता फुसलाता किसको जिसमें दिमाग ना हो, लेकिन ये बोल देगी आगे कि मुझे तो बहला फुसला के ले गया था। फंसेगा कौन? ये, इसको कहेंगे तुम जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं, फंसेगा ये। तो समान संरक्षण हुआ है, समान तो नहीं हुआ, नहीं है। तो क्या है, विधियों के समक्ष समान। समझ आ गया कि नहीं? ऐसी चीजें जल्दी समझ आती है, ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ता है। अब इसमें लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। हाँ, हमारे संविधान में 20% हिस्सा ये यूज होता है, और 80% ये कहां से लिया गया है, समान संरक्षण यूएसए से, और समानता ब्रिटेन से। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे अनुच्छेद 361, ये क्या कहता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान, मतलब ये दोनों अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णय के लिए ये क्या कहता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये किसका है, अपवाद है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों अपने कार्यकाल के दौरान, जब ये अपनी पोस्ट पे हो, तो क्या है, दौरान लिए गए निर्णय, इन्होंने कोई निर्णय ले लिया, अब वो गलत हो चाहे सही हो, बाद में कोई कहने लगे गलत हो कि आपको मैं न्यायालय लेके जाऊंगा, तो उसके लिए जवाबदेह नहीं है, न्यायालय ले जाने के लिए जवाबदेह नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका अपवाद हो। अब अभी कोई निर्णय ले ले, अभी कोई घोटाला कर दे किसी और पोस्ट पे बैठ के, तो वो क्या, उसने पोस्ट छोड़ दी, तो वो घोटाला उजागर हो गया, तो वो खींचेगा नहीं, कोर्ट में जाएगा ना वो, लेकिन ये दोनों नहीं जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों पे, राष्ट्रपति पे और राज्यपाल पे, कार्यकाल के दौरान दीवानी दीवानी मुकदमा होता है। मुकदमे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीवानी और एक फौजदारी।
ठीक है। एक होता है दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी कौन सा होता है? जिसमें जमीन का झगड़ा हो। ठीक है, इसमें होता है जमीन का, पैसों का झगड़ा हो। और इसमें होता है खून खच्चर वाला, किसी को मार दिया, मर्डर वाले केस इसमें आते हैं फौजदारी में। ठीक है, और इसमें आते हैं जमीन के उसके। तो इन पे अपने कार्यकाल के दौरान दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर कोई मुकदमा चलाना भी है तो 2 माह पहले सूचित करना होगा। ठीक, अगर इन पे कोई मुकदमा दायर भी करना है तो 2 माह पहले सूचित करना होगा। और वैसे तो कोई दीवानी मुकदमा हो नहीं सकता। और समझ गए दीवानी का मतलब क्या होता है? तो कहीं और ही पहुंच गई। ये हो गया 361। मैं चला जाऊं, बात ही कर लेना तुम। है भाई, मैं चला जाऊं, बात ही कर लेना। फिर एक है अनुच्छेद 361 ए। इसमें कहा गया है संसद की कार्यवाही का संचालन करने पर कोई मुकदमा नहीं। समझे नहीं? जैसे टीवी पे प्रसारण होता है उसकी कार्रवाई का। अब किसी सांसद ने कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, उसका सीधा प्रसारण टीवी पे हो गया। अगर वो गलत प्रसारण हो रहा है तो उसके लिए कोई मुकदमा नहीं होगा। कल को सांसद बोलने लगे यार मैं ऐसे बोल रहा था, तुमने क्यों प्रसारण कर दिया हमारा, तो उसमें मुकदमा नहीं हो सकता। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 361 और अब है 2 अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। ठीक है, संसद या संसदीय समिति, संसद में या संसदीय समिति में, और इसमें विधानमंडल या उसकी समिति, विधानमंडल की या संसद विधानमंडल समिति, दोनों में। एक तो संसद हो गई, ठीक है, और एक उसकी समिति हो गई। मतलब संसद क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, या उसके उन्होंने कोई समिति बना दी। ठीक है, उनकी कोई समिति बना दी, कुछ एमपी से मिलकर एक समिति बना देते हैं कि भाई आप इस पे, जैसे अभी अपना वक्फ बोर्ड का चल रहा है कानून, तो उस पर एक समिति बनी हुई है। ठीक है, तो उसकी समिति या संसद में कोई अपना भाषण दे रहा हो या किसी प्रश्न का जवाब दे रहा हो, ऐसे ही विधानमंडल जो राज्य का होता है उसमें या उसके द्वारा बनाई गई किसी समिति में किसी सांसद द्वारा कही गई किसी बात पर। ठीक है, अगर सांसद कोई किसी के बारे में कुछ बात कह देगा तो उस पर कोई मुकदमा, ठीक है, दोनों में इधर देखो, इसमें क्या है? अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 100, दोनों में एक हो गया केंद्र सरकार के लिए मान लो, एक हो गया राज्य सरकार के लिए। एक जो संसद में समिति बनेगी, एक
जो विधानमंडल में समिति बनेगी। इन दोनों में अगर कोई सदस्य, इन दोनों का कोई सदस्य किसी के बारे में कोई बात कह दी है उसने, अब क्या है, जैसे केजरीवाल जी ने, हमारे वित्त मंत्री थे पहले अरुण जेटली, 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो उसमें वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली, तो केजरीवाल ने उनके बारे में किसी सभा में भाषण दे दिया, उनके बारे में कोई बात करी, तो जेटली जी ने क्या कर दिया, उन पे मानहानि का केस कर दिया, तो केजरीवाल जी को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अगर वही बात केजरीवाल जी भाषण देते हुए विधानमंडल में, या उनकी पार्टी का कोई एमपी जो चुना गया हो राज्यसभा में, जैसे संजय सिंह है उनकी पार्टी के एमपी, अगर वही बात खड़े होकर संसद में कह देते तो उन पर मुकदमा नहीं हो सकता था, अगर बाहर कहेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। और किस विदेशी संप्रभु शासक, कोई राजदूत हो या राजनयिक व्यक्ति हो, जैसे कोई विदेशी संप्रभु शासक, मान लिया कोई शासक आ जाए यहाँ पे, ठीक है, या कोई राजदूत हो, राजदूत समझते हो, जो हमारे देश का प्रतिनिधि दूसरे देश में बैठा रहता है, ठीक है, एम्बेसी में, जो जैसे अमेरिका की एम्बेसी यहाँ पे है दिल्ली में, तो वहां का एक राजदूत बैठा होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा। ये किससे, वियना समझौता, (1961) इसके तहत इन्हें इम्यूनिटी पे मिली हुई है, मतलब ये छूट मिली हुई है, इन पे कोई मुकदमा चलेगा तो इन्हीं के देश में चलेगा, हमारे यहाँ नहीं चलेगा, तो ये भी इसका अपवाद है। ये समझ आ गया। आर्टिकल क्या था, 14, इसमें क्या था, समानता का अधिकार, ठीक, इसमें कौन कौन सी चीजें थी, दो चीजें, एक विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, हम इसका 20% ही प्रयोग करते हैं। विधि के समक्ष समान संरक्षण वो यूएसए से लिया गया, उसका 80%। इसमें कहा गया है समानता में कि सभी के लिए, मतलब कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में कानून से छूट दी जा सकती है, जैसे नाबालिगों को है, लड़कियों को है, और राष्ट्रपति राज्यपाल का हमने देखा, ठीक, और सांसदों का देखा, तो ये सब अनुच्छेद 14 में है। ढक्कन कहाँ गया वो, ढक्कन ढक्कन चेल्सी तो ऐसी बताई, कोमल बता रही होगी। अच्छा मुझे दो एक नाम ही पता है, तुम लोग अनु भी पता है, अनु, कोमल और चेल्सी। खुशी, खुशी तो है, अच्छा पीछे बैठी खुशी, खुशी आगे होनी चाहिए, खुशी पीछे। अच्छा अब अनुच्छेद 14, 14 तो हो गया, 15 है, 15 में क्या कहा गया है, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्या है, किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, वंश और अनुच्छेद 15 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति से उसके जन्म स्थान को लेकर, ठीक है, कितने आधार हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। अनुच्छेद 15 में कहा गया अगर किसी व्यक्ति से धर्म, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, वंश, ठीक है, वंश समझे तो जैसे जैसे आपने देखा हो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी मंत्री हैं हमारी सरकार में, ठीक है, लेकिन
उस टाइम पे वो अंग्रेजों के साथ थे। जब रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई उस टाइम पे क्या अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। लेकिन आज ये ऐसा तो नहीं बोल सकते कि तुम्हारे वंश ने तो अंग्रेजों का साथ दिया था, हम तुम्हें मंत्री नहीं बनाएंगे इलेक्शन लड़ने देंगे। ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो ऐसा वंश के आधार पे भी